डियर स्टूडेंट्स, मैं हिंदी अध्यापिका अंबिका महाजन आप सभी का एक बार फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब तक हमने ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी व्याकरण के कुछ अध्यायों के बारे में अध्ययन किया, परंतु आज हम साहित्य अर्थात लिटरेचर, जो आपकी बुक का नाम है परसून, उसके जो प्रथम अध्याय सरस्वती वंदन कविता है और जिसके कवि का नाम है डॉक्टर रामनिवास गुप्त, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं, उनकी प्रार्थना से करते हैं। और माँ सरस्वती जो है वो आप सभी जानते हैं, वो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। तो उनकी ही वंदना और उनकी ही प्रार्थना से हम अपना अध्याय शुरू करेंगे, अपने साहित्य की शुरुआत करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता को मैंने 3 पैराग्राफ में विभाजित किया है, जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं। और कविता की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है प्रसंग के साथ व्याख्या। प्रसंग होता है रेफरेंस, व्याख्या होती है एक्सप्लेन करना। तो किसी भी कविता की जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं, उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रसंग, दूसरा होती है व्याख्या और तीसरा होता है भावार्थ। भावार्थ मतलब कंक्लूजन। जब तक आप ये तीनों पार्ट नहीं लिखेंगे, आपको पूर्ण मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अब चाहते हैं कि मुझे इसके लिए फुल मार्क्स मिले, तो इसके लिए आपको प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ तीनों ही लिखने पड़ेंगे। और अगर आपके पास, कई स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं भी है, तो डोंट वरी, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आप स्लाइड पे वो कविता देख सकते हैं, उसकी प्रसंग व्याख्या को भी देख सकते हैं और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्याख्या। तो कविता इस प्रकार है। जो कविता है, प्रस्तुत कविता में माँ सरस्वती की वंदना की गई है और उनसे ज्ञान और सौंदर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। माँ सरस्वती शारदे, नवल कुंद सा श्वेत इंदु सा तुषार हाथ धवल श्रृंग सा, मेरे तन पर अपने जन पर वर्त हस्त प्रसार दे, जय सरस्वती शारदे। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक परसून में संकलित कविता सरस्वती वंदन नामक कविता से ली गई हैं, जिसे हिंदी के महान कवि डॉक्टर रामनिवास गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने माँ सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी की वंदना की है। ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या है, पहली व्याख्या है, इसमें कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, आपको हम सभी का प्रणाम है। आप नए और चंद्रमा के समान श्वेत कमल पर विराजित हैं। पवन की सफेद चोटियों के समान उज्जवल हार जो है वो आपने पहना है। हे माँ, मेरे सिर पर अपने भक्त पर वर देने वाले हाथ को रखो, ताकि मेरा जीवन आपके आशीर्वाद से सफल हो जाए। अब हम लिखेंगे इसके बाद भावार्थ, मतलब इस पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन है। तो भावार्थ सिर्फ 1 या 2 पंक्ति में होता है। तो ध्यान दीजिए, कवि माँ के आशीर्वाद को ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। ये तो हो गया आपके फर्स्ट पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या। अब दूसरा जो पैराग्राफ है वो मैंने यहाँ से लिया है। श्वेत कमल पर तेरे आसन, तेरे कर में वीणा वादन, इन चरणों से, इन नयनों से पावन दृष्टि निहार दे, जय सरस्वती शारदे। अब जो प्रसंग है, आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रसंग पर लिखा हुआ उपरोक्त। उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर जैसा। अब मैं बार बार लिखना, वहाँ पर मैंने आपको बार बार लिखकर मैं आपके समय को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उपरोक्त लिखा। उपरोक्त का मतलब है जो मैंने पैराग्राफ नंबर 1 में प्रसंग लिखा है, वही एज इट इज ही पैराग्राफ 2 में भी वही प्रसंग होगा। लेकिन पेपरों में आपने जब भी लिखेंगे तो प्रसंग पूरा ही लिखेंगे, उपरोक्त नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, दूसरे जो पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा है उसकी व्याख्या देखिए। इसमें कवि माँ सरस्वती की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप श्वेत कमल पर आसीत हैं। श्वेत कमल पर तेरा आसन, अर्थात आपका आसन किस पर है? श्वेत कमल पर है, सफेद कमल पर है। तेरे कर में, कर होता है हाथ, तेरे कर में वीणा वादन, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ज्ञान की वीणा जो है वो सुशोभित है। और
उसके बाद इन चरणों से, इन नयनों से पावन दृष्टि निहार दे। तो मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे जीवन को सफल करें, अर्थात मुझे ज्ञान बुद्धि से भर दें। और फिर हम लिखेंगे लास्ट में, फिर से भावार्थ लिखेंगे। मैंने फिर से यहाँ उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त मतलब सेम एज इट इज, ऊपर वाला। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रसंग और भावार्थ होते हैं, ऐसी कविताओं के जो एक ही कविता लय में लिखी जाती है उनके सेम ही होते हैं, लेकिन जब आपको पेपरों में आएंगे तब आपने उनको प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और भावार्थ भी लिखना है। लेकिन इस समय मैं आपके समय का ध्यान रखते हुए इसलिए मैंने उपरोक्त लिख दिया है, लेकिन जब आप कॉपी में करेंगे तो आपकी कॉपी में पूर्णतः वैसे ही लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तीसरा देखिए, तीसरा जो पैराग्राफ है वो है, ब्रह्मा शंकर करते वंदन, स्वर्ग धरा पर लाए नंदन, मेरे उर पर सुप्त कमल पर ज्ञान ज्योति विस्तार दे, जय सरस्वती शारदे। प्रसंग वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहला लिखा है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, हम मनुष्य ही नहीं बल्कि ब्रह्मा शंकर ईश्वर भी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे वर लेते हैं। आपकी कृपा से मनुष्य ज्ञानी बन इस धरा को स्वर्ग के समान बना देते हैं। इसी प्रकार आप मुझ पर भी कृपा करें और मेरे सोए मन पर ज्ञान की रोशनी को फैला दे। सोए मन पर अर्थात अंधकार भरे हुए मन पर, अर्थात मेरे मन के अंधकार को दूर कर ज्ञान की रोशनी से उसे जगमगा दे। तो उपरोक्त हम वैसे ही लिखेंगे, भावार्थ उपरोक्त वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है प्रसंग व्याख्या के बाद अगर आपके पास बुक है और अगर नहीं भी है तो स्लाइड पे मैं शो हो रहा है। इसके बाद है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर जो है उसमें मौखिक मतलब आपने ऑरली करने हैं, जो मैं आपको ऑरली ही बता देती हूँ। कवि किसकी वंदना कर रहे हैं? तो कवि, अब आपको पूरा कविता पढ़ने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद पूरा ज्ञान हो गया होगा कि कवि जो है वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। सरस्वती की वंदना कौन कौन से देवता करते हैं? सरस्वती की वंदना अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के, इस कविता के अकॉर्डिंग अनुसार ब्रह्मा और शंकर जो हैं इत्यादि देवता माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। कवि या कविता का नाम बताइए। तो कविता का नाम है सरस्वती वंदन और कवि का नाम है डॉक्टर राम निवास गुप्ता। अब मौखिक प्रश्न उत्तर करने के बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको जो आपके शब्दार्थ हैं वो सारे आप नहीं करेंगे। जिन शब्दार्थ को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन करके मैंने स्लाइड पे शो किया है, वही शब्दार्थ आप करेंगे। तो पहला है वंदन। वंदन मतलब स्तुति, श्वेत सफ़ेद, पसारना फैलाना, धरा धरती, नवल नया, इंदु चंद्रमा, कुंद कमल, तुषार बर्फ, पावन पवित्र, जन भक्त। आप जो मैंने आपको बताए हैं, आप यही शब्दार्थ जो है कॉपी पर करेंगे। अब उसके बाद हमारा है बहु विकल्पित प्रश्नोत्तर। बहु विकल्पित प्रश्नोत्तर में राइट द टिक चॉइस। मुझे पता है कि आप लोगों को ये पूर्णतः ज्ञान हो गया होगा कि किसके बारे में कविता है, कवि किसके बारे में हमें बातें बता रहा है। तो पहला देख लीजिए, कविता में सरस्वती को किन अन्य नामों से संबोधित किया है? तो राइट चॉइस है, जो टिक है वो है शारदे। माँ सरस्वती के हाथ में क्या है? तो इसका सही आंसर है वीणा। सरस्वती का आसन कौन सा है? तो आंसर है कमल। कवि किस ज्योति के विस्तार की बात कर रहे हैं? तो आंसर है ज्ञान। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है लिखित प्रश्नोत्तर, जो कि मैंने आपको लिखकर भेज दिए हैं, आपको लिखकर दे दिए हैं, स्लाइड पर शो हो रहे हैं। कवि किस प्रकार माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगते हैं? कवि चाहते हैं कि माँ सरस्वती वर देने वाले हाथ कवि के सिर पर रखें और ज्ञान की ज्योति से उनके हृदय को उज्जवल कर उनका जीवन सफल करें।
दूसरा जो प्रश्न है वो है, कवि ने माँ सरस्वती का रूप वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने बताया है कि माँ सरस्वती सफ़ेद कमल पर विराजित है। उन्होंने बर्फ के समान सफ़ेद मोतियों का हार पहना है। माँ के हाथ में वीणा सुशोभित हो रही है, जो ज्ञान के प्रकाश को फैला रही है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, सुप्त कमल से क्या आशय है? आशय मतलब होता है मीन्स, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर है, सुप्त कमल अर्थात मनुष्य का अंधकार से भरा हुआ मन। अज्ञानता ने मनुष्य को अंधकार में डुबो दिया है, परंतु माँ के आशीर्वाद से वही अंधकार ज्ञान की रोशनी से उनको उज्जवल बना रहा है। और हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है, कवि सरस्वती देवी से क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कवि माँ सरस्वती से वंदना करते हुए ज्ञान और सौंदर्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। वह चाहते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती का हाथ सदैव उनके सिर पर रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपकी है 4th और 5th, वो बीच में ही हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है। सो अब नीचे आ जाइए, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में जो है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृति से हिंदी में एज इट इज़ ही आ जाते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जिसका रूप चेंज हो जाता है, जो हिंदी में हम लिखते हैं। तो जो श्वेत है वो संस्कृत वर्ड है, इसको हम हिंदी में तद्भव होगा सफ़ेद। जन जो है, जन का तद्भव होगा मनुष्य। कर का तद्भव होगा हाथ। तन का तद्भव होगा शरीर। हस्त का तद्भव होगा हाथ, और दृष्टि का तद्भव होगा नज़र। उसके बाद जो हमारा 7th टॉपिक है वो है विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक, अपोजिट वर्ड्स। तो जैसे नवल, नवल मतलब नया, तो इसका अपोजिट होगा प्राचीन। ज्ञान का अज्ञान, स्वर्ग का नरक, और जय का राज्य। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपने कार्य को कैसे शुरू करना है। ये प्लीज़ ध्यान दीजिए आप सभी कि आप कार्य को कैसे शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोगों ने पहले दिनांक, कल का दिनांक शुक्रवार भी लिखना है। उसके बाद पाठ लिखना है, पाठ 1, पाठ का नाम लिखना है सरस्वती वंदन। उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है कविता, और फिर आपने एक हाफ पेज पर, आई एम नॉट सेइंग फुल पेज ऑफ दैट कॉपी, हाफ पेज पर आपने माँ सरस्वती की पिक्चर बनानी है अपने हाथों से। मम्मी या पापा को ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलना, आपने अपने हाथों से पिक्चर बनानी है, जैसे भी बने, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। अपने हाफ पेज पर आपने पिक्चर बनानी है। उसके बाद हाफ पेज पर आपने शब्दार्थ लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने लिखित प्रश्न उत्तर लिखने हैं। दैट्स ऑल। कॉपी पर आपने यही कार्य करना है। नंबर 1 आपने पिक्चर बनानी है। नंबर 2 आपने शब्दार्थ लिखने हैं। नंबर 3 आपने प्रश्न उत्तर लिखने हैं। बाकी जितना भी कार्य मैंने आपको राइट द टिक चॉइस, विलोम शब्द जो भी है वो आप उसको बुक में ही करेंगे पेंसिल के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही अपना कार्य कीजिए। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अति सुंदर होनी चाहिए। आई नो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन आप जब काम को जल्दी जल्दी करते हैं तो जिसके कारण जो है वो राइटिंग खराब हो जाती है। लेकिन आपने ध्यानपूर्वक कार्य करना है, मिस्टेक्स नहीं करनी। मैंने सब कुछ लिख के भेजा है, ध्यान से, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर बिंदी है वहाँ पर बिंदी होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी मात्रा है वो होनी चाहिए। और राइटिंग आपकी एकदम सुंदर, अति सुंदर होनी चाहिए, साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और इसके बाद आप कार्य को कंप्लीट करेंगे और अपना दिनांक और वार अवश्य लिखें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।